31 हो गए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कृष्णा, चलिए बेटा, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस उपसह संयोजन यौगिक में, और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में VBT मेथड। देखो बेटा, एग्जामिनेशन की जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन ही फेमस है। जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। ईशा कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये VBT मेथड, इसे 2-3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसके बाद वो जो आइसोमर है, तो यही, हाँ बेटा कृष्णा, इसी को हिंदी में बोला जाता है संयोजकता बंध का सिद्धांत, संयोजकता आबंध का सिद्धांत। चलिए, तो टाइम हम लोग लॉस ना करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये जो उपसह संयोजन यौगिक है, इसमें हम VBT मेथड यूज करेंगे। तो VBT मेथड में देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, कुछ टेक्निकल पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं कि हम लोग को मेहनत कम करना पड़े और इजीली क्वेश्चन को हम लोग फेस कर सके। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला काम ये होगा, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। देखो बेटा, सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होगा, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हेमंत शर्मा, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? ठीक है, आप लोग आज प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, और उसके बाद बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो यहां होती है। तो इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म नोट कर दिए हैं। उसके बाद लिगेंड की पहचान करना, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे लिगेंड कैसा है, जिसका ये आ गया वो क्वेश्चन इजीली क्लियर कर लेगा। अब लिगेंड में देखिए क्या है, 2 टाइप के आपको लिगेंड मिलने वाले हैं। एक जो लिगेंड होगा वो होगा बेटा प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यानी एक लिगेंड जो होगा वो प्रबल होगा, और दूसरा लिगेंड जो होगा वो होगा बेटा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। जिसका इन दोनों पर कमांड बन गया वो यहां उलझेगा नहीं, इसका पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दूसरा है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो इसमें कुछ जो मेन आने वाले हैं उनका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में कौन कौन से हैं उसका चार्ट आपको दे दिया जाएगा PDF में, वो आप लोग देख लेंगे। देखो बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में जैसे हमारे पास है NH3, याद रखना ये बहुत ज्यादा आता है। CN यानी जो साइनाइड है, ये दोनों प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं। उसके बाद दूसरा है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इसमें यफ आएगा, Cl मतलब जो हाइलोजन है ना, जितने भी हाइलोजन एलिमेंट हैं वे सभी जो है वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। एक और इंटरेस्टेड चीज यहीं पे हम नोट कर दे रहे हैं, और H2O भी बहुत ज्यादा आता है, वो भी कैसा लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। एक बात और याद रखना, जिसका भी जिस लिगेंड की का जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है, N। तो अगर कोई भी लिगेंड हो, इसको ध्यान से समझना, अगर कोई भी लिगेंड हो उसमें अगर N है, केंद्रीय परमाणु N है, या और क्या हो C होगा, वो हमेशा कैसा होगा, प्रबल क्षेत्र होगा।
ये टेक्निकल टर्म याद रखना, वैसे चार्ट पे हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन खुद से याद रखना। अगर यन रहेगा किसी में भी, जैसे NH3 है, NO2 वगैरह N से ही स्टार्ट हो रहा है, वो कैसा होगा? प्रबल होगा। C से स्टार्ट होगा तो वो भी क्या होगा? प्रबल होगा। जैसे अभी आपसे हम कह दिए C2O4 - 2 ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो लिगेंड है ना, ऑक्सलेट, ये कैसा लिगेंड है बेटा? C है, तो कैसा लिगेंड होगा? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है। अब देखो दुर्बल क्षेत्र में हैलोजन, आपके जितने भी हैलोजन आने वाले हैं वो कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। इसके साथ साथ H2O भी हमारा कैसा लिगेंड है? दुर्बल है। तो फिलहाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजी आबंध सिद्धांत में आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देगा, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, और सेकेंड में लिगेंड, सेकेंड में बेटा लिगेंड का आइडेंटिफाई पता करना होता है कि हमारा प्रबल है कि दुर्बल है। यही चीज जब आप CFT पढ़ोगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो वहां पर भी ये कंसेप्ट आपके मिलने वाले हैं, प्रबल और दुर्बल। चलिए आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे अब आपको इस पे क्वेश्चन कौन कौन से मिलने वाले हैं बेटा? CO2 किससे स्टार्ट होगा? आपको बता दिए ना कि अगर यन से हो या C से हो तो कैसा होगा? प्रबल होगा। चलिए यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? जैसे दिया है VBT सिद्धांत का उपयोग करते हुए संकुल, अब जैसे यहां पे नाम दे दिया COF6 3-, ये कुछ इस टाइप से है बेटा। देखो ये है हमारे पास, इसको देखो आप लोग, देखो क्या है हमारे पास? एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें CO सेंट्रल मेटल है और इसके साथ F है और ये 6 है और इस पे 3 नेगेटिव है। अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे देखो ये पूछेगा कि धातु परमाणु CO, जैसे ये हमारे पास जो CO है इसका संकरण क्या है? ठीक है, कहा कि ये जो संकुल आप बनाए हो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का कौन सा संकरण है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो पूछ दिया आपको संकरण, दूसरा क्या पूछ दिया? CO की ज्यामिति क्या है? ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब वो रेखी है कि त्रिकोणीय है, कैसा है? ये एक तो संकरण और दूसरा ज्यामिति, और तीसरा इसमें क्या पूछता है? चुंबकीय गुण। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, और यहां से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। संकरण तैयार रखो और चुंबकीय गुण तो स्पेशल तैयार रखो। चुंबकीय गुण में कि वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स अलग अलग रहेगा। K4FeCN6 पूछ दिया, कहा कि Fe का संकरण कौन सा संकरण है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, वो रंगीन है कि रंगहीन है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं कि बाहरी डी कक्षक भाग ले रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन हम लोग हर एक कॉम्प्लेक्स पे क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले? COF6 3- का ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, इसमें अब पहले तो संकरण देखेंगे, ज्यामिति देखेंगे, और चुंबकीय गुण में वो अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। बेटा हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड में ही आएंगे। देखो अब यहां से अनुचुंबकीय, जिसको ना पता होगा वो थोड़ा ध्यान देगा। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ऑर्बिटल है, देखो मान लो यहां हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो एक भी अगर अयुग्मित यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर दिख गया तो उसको क्या बोला जाएगा? अनुचुंबकीय। अगर सभी के सभी क्या दिख रहा है? युग्म ही दिख रहा है, तो वह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का क्या मतलब है बेटा। अनुचुंबकीय का मतलब जो ये ऑर्बिटल भरे हैं उसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर एक भी सिंगल रहेगा तो अयुग्मित होगा, और सभी युग्म बन गया तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रतिचुंबकीय। अब हम लोग आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो बेटा, जैसे हमारे पास कौन सा था, यही कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स हमारे पास था CO और कौन सा था, COF6 3-। ठीक है। अब यहां से अब आपको क्या क्या, पहला क्वेश्चन क्या पता करना है, पहला ये पता करना है कि इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो सबको पता हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो काफी आप लोग प्रैक्टिस किए हो, तो आप पता कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे पता करोगे, जिसका पता करना है उसका x ले लेते हैं। हाइड्रोजन पे एक नेगेटिव होता है तो ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना चार्ज है भाई, 3, तो -3। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो इसका मतलब ये निकला कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, CO का ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, +3 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो बेटा, अगर आपको लिगेंड में दिक्कत हो रही है ना, स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड, तो उसका आपको हम डाटा प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप लोग फिलहाल जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं उस पर फिलहाल आप लोग फोकस करो। Cl वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। चलिए अब हम करते क्या है, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब यहां से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या करना होगा, स्टेप ध्यान दो। इसके बाद कोमल देखो बेटा, ये पता ऐसे चलेगा, इस तरह पता नहीं चलेगा। CFT में क्रिस्टल फील्ड थियरी जब आप पढ़ेंगे या पढ़ के आए होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। वो स्प्लिटिंग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस तरीके से इनका कोई तरीका नहीं है पता करने का। ठीक है, तो उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए वो हम PDF में प्रोवाइड करा देंगे, वो टेंशन नहीं। पहले आप लोग तरीका सीखो कि कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास आ रहा है तो कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने पहला काम पता किया, और दूसरे नंबर पे हम क्या पता करेंगे तुरंत। अब संकरण पता करना हो या चुंबकीय गुण पता करना हो या ज्यामिति पता करना हो, ये सब जो कुछ भी अब पता करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तुरंत ऑक्सीकरण संख्या निकाल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो चलो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो CO का क्या होता है 27, तो देखो 27 का कॉन्फ़िगरेशन विन्यास सबको पता होगा। तो एक चीज आपको पता है ना कि आर्गन का कितना होता है बेटा 18, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, 18 हम कर लिए। इसके बाद 3D4s, पहले S में जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तब वो D में इंटर करते हैं, तो ये 20 हो गया, और 7 एंट्री करा देंगे तो ये क्या हो गया 27। तो यही है CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने क्या लिखा, आर्गन मतलब 18 का हमने कर दिया, उसके बाद 3D4s 2 रख दिए थे 20 का हो गया, 7 रख दिए 27। इसके बाद देखिए जब ये S में 4s में एंट्री किया है तो इसके बाद 4p और 4d ऑर्बिटल तो होंगे ना, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, अरे बेटा जब 3d के बाद 4s में एंट्री किया तो 4s में आपके पास क्या होगा, 4s 4p 4d तो होगा, लेकिन ये अलग बात है कि इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन यहीं तक है। तो हम सबसे पहले जनरली ग्राउंड स्टेट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। इसके बाद अब काम किसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बेटा इसका हम ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसका विन्यास करते हैं। कहेंगे कि इस पूरे संकुल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3 था।
तो अब हम कितना का करना होगा, ये तो CO का कॉन्फ़िगरेशन था, CO+3 का करेंगे। कितने का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, CO+3, क्योंकि उस संकुल में CO+3 के फॉर्म में है, 3 स्टेट में है। तो +3 का मतलब क्या होगा बेटा, जब उसके पास +3 चार्ज है तो उसके बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर वाले कक्षा से हटाया जाता है। कितना हटाएंगे, जितना प्लस रहेगा। नेगेटिव रहता है तो उतना बाहर से हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखो +3 है तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था बेटा, देखो यहां तो कोई था ही नहीं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से हट गए। ठीक है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा, यहां से हटेगा, तो यहां हो गया 3d6, यहां से दोनों खत्म। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, CO+3 का। अब थोड़ा सा इसका ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो इसके लिए देखो बेटा, पहले हमारे पास क्या है, 3d है। तो बताओ d उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हो गए d में। d के बाद क्या आएगा, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है। s के बाद क्या है, p है। इलेक्ट्रॉन भले ना हो लेकिन p ऑर्बिटल तो रहेगा ही। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, p उपकोष में 3 होते हैं। उसके बाद d है, तो d में कितने होंगे, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। कैसे भरेंगे, तो देखो d में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो s में तो है नहीं, p में है नहीं, d में है नहीं, खत्म काम। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें करना क्या, अब यही रोल आएगा, यही बच्चे फंसेंगे और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। इस पॉइंट को सब लोग ध्यान से अब देखेंगे। देखो बेटा, अगर ये लिगेंड स्ट्रांग फील्ड रहा, अगर ये लिगेंड स्ट्रांग फील्ड रहा, तो वो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या बना देता है, पेयरिंग करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों कर, हाँ ऐसा क्यों करता है, तो जब हम CFT पढ़ाएंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो वहां ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। फिलहाल इतना याद रखो कि प्रबल क्षेत्र वाले वो हुंड के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ कर देते हैं, और दुर्बल वाले ऐसा नहीं कर पाते। तो देखो अभी आपको बताए थे ना कि F हमारा कैसा लिगेंड है। हाँ, अब अगर जिसका इस पे कमांड रहेगा वही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा बेटा। FCl ये सब दुर्बल लिगेंड है, H2O दुर्बल लिगेंड है। तो देखो F जब दुर्बल लिगेंड है तो वो इसको पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर बेटा यही NH3 होता तो इलेक्ट्रॉन को क्या कराने लगता, पेयरिंग कराने लगता। ठीक है, अच्छा तो देखो दुर्बल है, इस वजह से तो इसको इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा नहीं पाएगा, तो ये इसी तरह रह गया। अब देखो यहां पे तो ये F यानी लिगेंड जो है, वो लिगेंड की संख्या कितनी है बेटा, 6 है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। और लिगेंड का काम क्या होता है, आपको पहले ही दिन से हम पढ़ा रहे हैं। लिगेंड का काम ये होता है कि जैसे ये हमारा लिगेंड है और ये कोई सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु का ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल को ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक युग्म इलेक्ट्रॉन देता है। एक लिगेंड एक बार में एक युग्म इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब एक युग्म का मतलब हमेशा जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। तो अब बताओ यहां कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड के लिए, और हमें आपको यह भी पता होगा कोई एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। ठीक है, 2 मैक्सिमम है। तो अब देखिए, अब देखो तो लिगेंड हमारे पास कितने हैं बेटा, 6 लिगेंड है। तो इनके लिए कितना खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। क्योंकि देखो बेटा एक लिगेंड रहेगा तो एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 6 लिगेंड के लिए 6 चाहिए, 6 खाली जगह चाहिए ना। तो अब बताओ यहां से ये तो खाली जगह है नहीं, क्योंकि ये पेयर नहीं कर पा रहा है। देखो बेटा जो लोग लेट हैं या जो नहीं समझ पा रहे हैं, जब दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो उसमें और आप समझ जाओगे, वो टेंशन आप मत लो। जो लोग पहले से समझ रहे हैं वो इसी पे केयर करें। प्रिंस कुमार, हाँ बेटा यही हाइब्रिडाइजेशन होगा।
थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करो, चुंबकीय गुण। देखो बेटा, तो ये 6 लिगेंड है, तो 6 खाली ऑर्बिटल उनको कौन से दिख रहा है? देखो, एक ये 1 2 3 4 5 6, देखिए इतना इसको खाली ऑर्बिटल दिख रहा है। एक लिगेंड इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको 6 हो गया। तो अब बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक यस का कर रहा है, देखो एक यस का। अब पी के कितने हैं? पी के 3 है, और डी के कितने हैं? 2 है। तो यहां बताओ बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। संकरण क्या निकल के आ गया? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां हम नहीं सिखा पाएंगे, उतना टाइम नहीं है। अब देखो, तो संकरण क्या आ गया? sp3d2। जैसा कि देखो यहां पे यही निकाल के दिखाया गया है। तो अब आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन यहां पे था कि धातु परमाणु CO का संकरण क्या होगा, तो इसी तरीके से आप लिख दोगे कि sp3d2 यही संकरण होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि CO की ज्यामिति क्या होगी बेटा? ज्यामिति, तो देखो ज्यामिति के लिए अब यहां से, हाँ, कलरफुल और कलरलेस भी हम बता रहे हैं आपको। देखो बेटा, कभी भी जब संकरण तुम्हारा आ गया तो संकरण से तुरंत आप ज्यामिति बताना। कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखो, अगर जब संकरण आपका sp आए तो वो जो ज्यामिति होती है वो लीनियर मतलब रैखिक होती है। कैसी होती है? रेखीय, एक रेखा होता है। अगर आपका संकरण आ रहा है sp2, तो 2 and 1 3, 3 पे होता है त्रिकोणीय, 3 का मतलब त्रिकोणीय। अगर यही है संकरण आपका sp3 आ रहा है, क्या आ रहा है? sp3, तो इस तरह करो 3 and 1 4, 4 का मतलब चतुष्फलकीय। इस तरह से संकरण बताते हैं बेटा, रेखीय, त्रिकोणीय, और ये क्या हो गया? चतुष्फलकीय, पिरामिडी, सब बोलते जाते हैं। अब देखो यहां पे क्या आया है, थोड़ा सा काउंट करके देखो, 3 and 1 4, 4 और 2 6, 6 पे इसको क्या बोलेंगे? 6 पे क्या बोलेंगे? इसी को आप अष्टफलकीय बोलते हो। ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय। यही इसकी क्या होगी? ज्यामिति। तो ज्यामिति आप सिंपल बताना, 3 4, 4 and 2 6, 6 पे क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय। अगर यही हमारा sp3 होता 3 and 1 4, 4 पे क्या होता? चतुष्फलकीय। इस तरीके से संकरण से ही ज्यामिति हम बता लेते हैं। आगे क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में देखो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं पूछा है बेटा, वो भी आप निकाल सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है प्रिंस कुमार, वो होता है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2bm से, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गिन लो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बस n के जगह रखो तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा आ जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब यहां से आगे हमारा क्या क्वेश्चन था बेटा? आगे क्वेश्चन था संकरण, तो ये आ गया चुंबकीय गुण। अमन कुमार, किसकी पहचान? देखो चुंबकीय गुण, चुंबकीय में ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है? तो अब आप बताओ बेटा, यहां पे आप देख के बताओ, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाँ बेटा, खटकोणीय भी बोलते हैं उसको, खटकोणीय। चलिए ये बताओ, इसमें आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? अरे सभी युग्मित दिख रहे हैं कि अयुग्मित? तो देखो ये भी सिंगल है, ये सब सिंगल ही तो हमें दिख रहे हैं। तो सिंगल दिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल का मतलब क्या? हाँ बेटा, खटफलकीय। देखो सिंगल दिख रहा है, सिंगल का मतलब क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। अगर एक भी सभी युग्मित रहते,
एक भी अगर सिंगल दिख गया तो वह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शायद नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। आप ज्यादातर ये पूछता और पूछेगा भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है, पूछेगा भी। चलो इसी का आप देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट, अगर जब आप मैग्नेटिक बिहेवियर जानते हो तो मोमेंट निकालने में क्या दिक्कत है ठीक है, उसमें बस फार्मूला तैयार कर लो, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2bm। एन क्या है, अनपेयर्ड। तो बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बिना पेयर के, 1 2 3 4, तो एन के जगह पे 4 रख दो, तो रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2bm सॉल्व कर लो, वही क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी चुंबकीय आघूर्ण जो आप बोल रहे हो। चलो तो फिलहाल हमारा पता चल गया ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी हमें देख लिए तो हमें क्या बोलना होगा, वह अनुचुंबकीय है। तो यहां से देखो चुंबकीय गुण भी हमें पता चल गया। अब चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। प्रतिचुंबकीय कोमल प्रतिचुंबकीय नहीं होगा बेटा। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो हमारे पास ये ऑर्बिटल है ना, अब इसमें 1 2 3, देखो ये तीनों अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, तो यह क्या होगा, अनुचुंबकीय। देखो अभी भी ये अनुचुंबकीय है क्योंकि दो अयुग्मित हैं, देखो अभी भी अनुचुंबकीय है क्योंकि एक अयुग्मित है। अब देखो एक भी अयुग्मित नहीं है, सभी क्या है, युग्मित है, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हम लोग इसी तरीके से पता कर लेते हैं बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमें थोड़ा सा संकरण बताओ। हाँ ठीक है बेटा, जिसको नहीं आ रहा है ना संकरण, थोड़ा सा ट्राई करो, इसको फिर समझाएंगे तो आ जाएगा। कोई ट्राई करके बताओ जल्दी से, संकरण इसका क्या होगा थोड़ा सा फास्ट, संकरण क्या होगा इसका। देखो बेटा यहां से ना, हाँ प्रिंस कुमार वर्मा यहाँ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, K फॉर एफिशिएंट 6, K फॉर एफिशिएंट 6। एक और क्वेश्चन बना दे क्या यहां से, एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा कि यहां आंतरिक डी कक्षक भाग लिए हैं कि बाहरी डी कक्षक भाग लिए हैं। जैसा पहले वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, जैसे यही दिया है तो इसमें आंतरिक डी कक्षक भाग लिए हैं कि बाहरी डी कक्षक। तो देखो बेटा जो संकरण हम बनाए हैं, संकरण पे थोड़ा सा देखो, क्या संकरण था, sp3d2 था, ठीक है। इसमें देखो क्या ये वाला डी भाग ले रहा है, जो अंदर वाला जो मेन था वो डी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अरे बेटा गौरी मैग्नेटिक इसमें क्या प्रॉब्लम है अच्छा कलरफुल और कलरलेस भी अभी हम बता दे रहे हैं। भाई देखो इसमें आप देखो, जब आंतरिक और बाह्य आपसे पूछे तो देखो अगर ये भाग लिया होता, इसमें आप केयर करो, ये 3D पे इलेक्ट्रॉन था, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, अगर ये भाग लेता संकरण में तो ये आंतरिक होता, अगर ये भाग ले रहा है तो ये क्या होगा, बाहरी। अब समझ में आया। तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि संकरण में भाग ही नहीं ले रहा है, भाग कौन ले रहा है, ये बाहर वाला डी भाग ले रहा है, तो इसमें बाहरी डी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर देखो यही होता ना हमारे पास, अगर D2sp2 या 3 होता तो ये कौन सा भाग ले रहा है, आंतरिक भाग ले रहा है, आंतरिक में पहले डी रहेगा, ठीक है। अगर बाहर डी है तो वो कौन सा है, बाहर डी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें आंतरिक भाग ले रहा है कि बाह्य भाग ले रहा है, ठीक है। चलिए सब लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अगर आंसर हो सके तो करो, नहीं तो हम कर रहे हैं। sp3d2 अंकित, ऑक्सीडेशन नंबर 2, हाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 ही होगा अंकित। चलिए इसको हम कर दें, चलिए एक बार और देख लीजिए, लेकिन ये लास्ट है बेटा, ये करा देंगे तो इसके बाद आप लोग इसी को मन से समझो, उसके बाद आप लोग तरीका बस देखो करते कैसे हैं,
फिर सब क्वेश्चन आप फेस कर लोगे इजीली। देखो के फॉर एफिशिएंट 6। अब हमारे पास, ठीक है बेटा, अमन कुमार संकरण, ठीक है, फिर से हम समझा दे रहे हैं संकरण को कैसे निकालना है। चलो गौरी, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होगा बेटा, sp3d2 ओमकार, sp3d2। ठीक है बेटा, ठीक है, जो लोग लेट है, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद अब आप लोग खुद से करना, एक बार बस पकड़ लिए ना तो सब आ जाएगा। देखो अब हमारे पास है के फॉर एफिशिएंट 6। सबसे पहला काम आपको हम क्या बताए थे, संकरण या चुंबकीय गुण जो भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहला काम इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, पहला काम ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय नहीं होगा बेटा प्रिंस, याद कर लो, Cn कैसा है, प्रबल क्षेत्र है, तो प्रबल रहेगा। देखो कुछ तो टेक्निक लगाओ, टेक्निक ये लगाओ कि अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो 99% कंडीशन में वो हमेशा प्रतिचुंबकीय भगेगा, ठीक है, और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड रहेगा तो कहां भगेगा। कुछ टेक्निकल भी अपना माइंड यूज करोगे ना तो जल्दी से कर लोगे, ठीक है। चलो हम दिखा रहे हैं। चलो के फॉर एफिशिएंट 6 था। पहले हम लोग पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जो लोग न समझ पा रहे फिर से देखें, उनको समझ में आ जाएगा। पहला काम क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा, तो ऑक्सीकरण संख्या चलो हम यही निकाल देते हैं। के का क्या होता है +1, के कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। Fe का हमें पता करना है तो क्या आ गया बेटा, x आ गया। Cn पे एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अंशु सिंह, समझ नहीं आ रहा है बेटा, इसको मन से देखो ना, हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ पहला काम यही बता रहे हैं कि जो है आप ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण संख्या, देखो ये 4 हो गया, ये यक्स हो गया, Cn पे एक नेगेटिव, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे -6, तो देखो -6 इज इक्वल, देखो चार्ज कुछ नहीं है तो क्या आ गया 0। अब देखो बेटा x, -6 से +4 हटाओ -2, उस साइड गया +2, ठीक है, तो इस साइड आया तो क्या आ गया +2। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया कि भाई इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है +2। प्रिंस कुमार पकड़ में आ गया। देखो अगर थोड़ा सा चालाकी करोगे ना तो ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तुम्हें ये सब निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो तो बस देखोगे ना, आप थोड़ा दिमाग अपना यूज करो कि अगर जब प्रबल क्षेत्र है तो युग्म बनाएगा ही, इसी से वो पूछता ही है। चलो अच्छा देखो, तो पहला काम हमने यही किया कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करते हैं, चलो एकदम डेप्थ में समझा रहे हैं, विशाल समझो इसको। पहला काम क्या करो, जो भी कॉम्प्लेक्स देखो, संकुल देखो, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो। अच्छा चलिए कलरफुल और कलरलेस यही समझा दे रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा कलरफुल और कलरलेस में क्या मतलब है, देखो यहीं से, जैसे मान लो हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी रहेगा तो वह कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और जितने भी अनुचुंबकीय होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उन्हीं में कलर होता है। चल समझ में आ गया, जितने भी अनुचुंबकीय होंगे उन्हीं में वही कैसे पाए जाएंगे, उन्हीं में कलर होगा। और जितने प्रतिचुंबकीय होंगे बेटा वो कलरलेस होते हैं। चलो पता चल गया, कमेंट करो फास्ट, सब लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग ये कमेंट करके ये बताओ कि आपको कलरफुल और कलरलेस आया कि नहीं समझ में।
देखो हमारा क्या करना था, अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गया तो वो अनुचुंबकीय है, और जितने अनुचुंबकीय होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, कलरफुल, उन्हीं में कलर पाया जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखो, जितने भी प्रतिचुंबकीय होंगे, ठीक है, मतलब जिनमें पूरा पेयर्ड हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, वो कैसे होते हैं, कलरलेस। काम खत्म हो गया ना प्रिंस कुमार, क्लियर हो गया बेटा। कलरफुल कलरलेस बताना सबसे आसान होगा। आप अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी जानते हो तो काम खत्म हो गया। अनुचुंबकी है तो कलर, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कभी कभी उलझाने के लिए आपको 2-3 अनुचुंबकी ही दे देगा, ठीक है, और ये पूछ देगा कि इसमें ज्यादा कलरफुल कौन होगा। थोड़ा दिमाग चलाओ। जैसे 3 हम दे दिए, अब तीनों ही अनुचुंबकी है, ठीक है, तो तीनों में ज्यादा कलरफुल कौन होगा, तो याद रखना जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, वह उतना ही ज्यादा कलरफुल होगा बेटा। आंतरिक या बाहरी, आंतरिक डी या बाहरी डी, चलो करते हैं, वहां से समझ लेते हैं। चलो, तो यहां से तक कलरफुल कलरलेस का काम हमने खत्म कर दिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम यहां से ये समझना चाहते हैं, इसमें अब हम ये सब कैसे पता करेंगे। तो पहला काम आपको बताया, कॉम्प्लेक्स देखो, केंद्रीय धातु परमाणु देखो, और उसका तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। जैसे यहां हम निकाल दिए, हमारा आ गया +2। अब निकालने के तुरंत बाद दूसरा काम बेटा, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल विन्यास करो, Fe का। तो बताओ बेटा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा विन्यास वगैरह आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बेटा। Fe का देखो क्या होता है, Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर 26। अब करो क्या कि यहां लिख देते हैं आर्गन, आर्गन का क्या होता है 18, तो 18 तक का तो आपने काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखो 18 के बाद अब तुरंत, जैसे ना आपको 21 से 30 यहां तक का विन्यास करना है, ठीक है। अगर कभी भी 21 से 30 का विन्यास करना है, एक चीज हमेशा याद कर लो, आर्गन 3d4s, क्या याद कर लिए, 3d4s, आर्गन 3d4s। इलेक्ट्रॉन भरो, पहले इलेक्ट्रॉन यहां भरो, जैसे 2 रख दिए तो ये 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। ये कितने का है 20। अब आपको 21 का रहा है, 22 का रहा है, 3 का रहा है, डी में आप भरते जाओ। जैसे बेटा यहां हमें कितने का करना था, 26 का करना था, ये 20 तो हो गया, इसमें कितना रख देंगे कि 26 हो जाएगा, 6, 26 काम खत्म हो गया। तो अब पहले तो हमने Fe का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाल के रखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर से हमें यह पता चल गया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में Fe जो है वो किस रूप में है, Fe+2। अब समझ में आ रहा है बेटा। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, इसके बाद देख लो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जिससे आपको पता हो जाएगा कि इस पे चार्ज क्या है। तो हमें पता चल गया कि भाई चार्ज तो +2 आ गया, तो Fe+2 का कर दो। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अब देखो, जो लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहे थे वो समझे, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन बाहर से हटाओ, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन बाहर से हटाओ। बाहर कितना है बेटा, बाहर कौन सा है, 3 या 4, कहेंगे 4, 4 बाहर होगा, तो बाहर से कितना हटाना है इलेक्ट्रॉन बेटा, 2+ है, 2 हटा दो, यहां से खत्म। तो क्या बचा हमारे पास 3d देखो बेटा क्या बचा हमारे पास 3d4s। क्या यस पे कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो आप हटा दिए, एस पे हो गया 0। क्या डी से भी आपने इलेक्ट्रॉन हटाया, नहीं, क्योंकि हमें तो 2 ही हटाना था, तो 2 तो यहीं से हटा दिया, डी पे कितना बचा 6। अब देखो जब हम 4 में एंट्री कर लिए, तो 4 में तो 4s भी होगा, 4p 4d ये सभी होंगे, तो आप लिख लो, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, 4s 4p और 4d,
इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो 0 0 रहने दो। चलो, ये मेन विन्यास था, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर का विन्यास हो गया। अब ऑर्बिटल बना दो, तुम्हारा काम है खत्म हो जाए। ऑर्बिटल कैसे, तो जो लोग न जानते हैं वो जान जाए। अगर डी रहेगा तो डी में 5 खाने होंगे, 5 ऑर्बिटल होगा। चलो यहां देखो डी है, तो डी में कितना खाना बनाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। देखिए हमारा क्या है बेटा, 3D है। इसके बाद क्या आ गया, 4s। याद रखना s में हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, सिर्फ सिंगल। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। चलिए 3p लिख देते हैं। 4d है, आगे लिखो या मत लिखो, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे। चलो इलेक्ट्रॉन भरो। तो हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले डी में तो 6, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा जाता है एक एक करके। पहले एक इसमें भर दो, 1 2 3 4 5 भर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहां से 6 7 8 रहता तो भरते जाते। चलो ये भर लिया गया, बस 6 ही हमें भरना था। अब देखो यहीं पे लिगेंड का कमाल। अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन ये उलझा देता, अगर Cn के जगह H2O लिख देता तो बच्चे फंस जाते, है ना। देखो Cn हमारा कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और कहीं भी अगर प्रबल आ गया बेटा तो वो क्या करता है ना, वो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहे हैं इनको युग्मित करने लगता है। कैसे करेगा, तो वो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा यहां, ये वाला ये खत्म हो गया, ये वाला उठ के आ जाएगा यहां। देखो अब देखो, तो यहां से क्या होगा, ये खत्म हो गया। चलो डी था ना, 1 2 3 4। चलो एक और यहां हम बना देते हैं 5। कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, देखो हमारे पास क्या था, कुछ इस टाइप से था, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यही हमने स्टार्टिंग में भरा था बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला आया, यहां चला आया। तो देखो पहले से ये है, ये भी भर गया। अब बताओ ये तो खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यानी यहां भी 2 होंगे। ये दोनों जगह क्या है, खाली है। अब आप बताओ क्या यहां कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। किसकी वजह से, तो ये काम किया है जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अच्छा अब बताओ हमारे पास यहां कितने लिगेंड है, 6। तो एक लिगेंड के लिए एक खाली ऑर्बिटल जगह चाहिए, तो 6 लिगेंड के लिए 6 जगह चाहिए। तो खाली 6 जगह कहां दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो जब ये 6 खाली जगह दिख गए तो इस 6 खाली जगह को कुछ इस तरह से कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 ये जगह हमने भर दिया। तो यही तो संकरण है। अब संकरण में देखो डी से कितना लिया गया है, 2, तो डी से कितना आ गया, 2, एस सिंगल है, अब पी से कितना है, 3। तो संकरण क्या बन गया, D2sp3। कितने लोगों ने ये किया हुआ है बेटा, सबका आया है ये संकरण, D2sp3। अब दिमाग चलाओ, क्या यहां आंतरिक डी कक्षक भाग लिया है कि बाहरी डी कक्षक, तो बताओ बेटा। डी पहले है तो ये आंतरिक हुआ ना, अगर यही डी बाद में होता तो कौन सा होता, बाहरी होता। तो एक तो आंसर हमारा यही होगा कि आंतरिक डी कक्षक भाग लिया है। संकरण क्या है, तो देखो पहले का आंसर हमें मिल गया D2sp3, D2sp3। ज्यामिति क्या होगी बेटा, तो ज्यामिति के लिए आपको तरीका क्या सीखा है, संकरण से निकालो, 3 and 2 5 5 1 6, 6 में क्या होता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया ना बेटा। चलो संकरण हमें मालूम हो गया। अब हाँ D2sp3 है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
हाँ बेटा विशाल अगर Cn के जगह H2O होता तो थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, क्या होता। होता ये कि ये जो युग्मित कर दे रहे थे ना, ये युग्मित नहीं कर पाते। तो जब वो नहीं कर पाते तो ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन होता, अब कौन सा आता, बाहर वाला डी आता। तो वो अब हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 वगैरह पे भगता। आ गया विशाल, विशाल गौतम, अब क्लियर हो गया बेटा। यही चीज तो आपको हम ट्रिक में समझा रहे थे कि अगर प्रबल क्षेत्र आ गया तो हमेशा प्रबल क्षेत्र में क्या देख रहे हो, आंतरिक डी भाग ले रहा है। और दुर्बल क्षेत्र देखो 100 नहीं है, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं इस पे। आंतरिक डी भाग ले रहा है और दुर्बल क्षेत्र पे कौन सा भाग ले रहा है, बाहर वाला। आप और ये कलरफुल, कलरलेक, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, हाँ बेटा गौरी, वो प्रतिचुंबकी हो जाता, ठीक, क्योंकि वो पेयर बना ही नहीं पाता। तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है केवल लिगेंड से, ठीक है ना। तो जैसे एग्जामिनेशंस में जब ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना देखो एग्जामिनेशंस में जब ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल करना काम क्या है, बस लिगेंड पता कर लो। अगर प्रबल है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड रहेगा तो आपके माइंड में तुरंत काम करेगा कि युग्मित करेगा ही। चल किसका विशाल किस विशाल कुमार किसका करके देखना है। अच्छा टाइम हो गया आप लोगों का, अभी तो है बेटा 5-10 मिनट। प्रीति कुमारी वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ में मिल जाएगा। फिलहाल जो मेन है ना, मेन में याद रखो कि जैसे यन है ना, एन और सी अगर रहेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रबल क्षेत्र में आएगा। जैसे अमोनिया, सी में आपका कौन सा था, Cn। चलो बेटा, तो यहां से ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस, अब ये हम लोगों ने इसको तो कंप्लीट कर लिया। सलमान टाइम हो गया बेटा, अभी 7:18 हो रहा है अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आप लोगों को हम थोड़ा सा CFT समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब CFT समझा दे रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी देख लेते हैं। देखो बेटा आगे इससे ना कि थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर लें। थैंक यू सेजल, थैंक यू बेटा। चलो CFT इसको कहा जाता है बेटा क्रिस्टल फील्ड थियरी। अभी टाइम है 10 मिनट। चलो CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी, यहां से भी इसका कंसेप्ट आएगा। ध्यान से देखना, इससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, मिल जाएंगे देखो बेटा ये जो CFT है क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिगेंड पे चार्ज कहां से होता है। अरे बेटा पहले लिगेंड जानो, लिगेंड क्या होता है तो खुद समझ में आ जाएगा देखो क्रिस्टल फील्ड थियरी, इस थियरी की देखो हिस्ट्री क्या है। जो क्रिस्टल फील्ड थियरी थी उसमें इस थियरी का ये मानना था कि ये सब जैसे हम लोग उपसंयोजी आबंध ये बांड उंड बनाते हैं ना, तो इस थियरी का कहना था कि भाई ये सब बांड उंड कुछ नहीं होता। तो बात आई कि जब बांड उंड कुछ नहीं होता, बंद नहीं होता, तो यौगिक बनते कैसे हैं। तो इस थियरी का ऐसा कहना था कि वो सिर्फ म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण से ही वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टेड है थियरी। तो बात आई कि ठीक है भाई आकर्षण से जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो अगर Fe है
तो ठीक है, Fe के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कोई लिगेंड है तो ये इसके साथ चार्ज वगैरह है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सब तो जुड़ गए। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन है। चलिए, तो कुछ तो दुर्बल भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O है, तो अब बताओ बेटा H2O पे कहां आवेश होता है? H2O पे तो कोई आवेश ही नहीं होता। तो इस थियरी का कहना था कि H2O पे आवेश तो नहीं होता, लेकिन ये तो डाईपोल है। डाईपोल का मतलब CFT प्रिंस। देखो बेटा, ये सब क्या है ना, थियरी है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जैसे कुछ थियरी थी, VBT थी, VSEPR थियरी, तो कुछ हर चीज के बारे में कुछ कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको दूर करने के लिए कुछ एडवांस उन लोगों की फिलॉसफी है। यही इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड। ठीक है। तो देखो बेटा, H2O पे बात आई कि चार्ज कहां होता है, तो H2O पे चार्ज नहीं होता, लेकिन H2O डाईपोल होता है। अब डाईपोल आप लोगों को जानना होगा, दो पोल। अरे बेटा, H प्लस और OH माइनस, देखो इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो H2O क्या होता है हमारा, डाईपोल होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब CFT पे आपको कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, यही आपका मेन है। और यहां से भी आपका जो है लिगेंड वाला कंसेप्ट थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना, जो स्ट्रांग और वीक वाला जो दिक्कत कर रहा था, वो भी अभी यहां क्लियर होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, इसमें से देखो बेटा, येलो से नहीं दिख रहा है तो इससे दिख रहा है ना। हाँ बेटा, रेड ही लिए। चलो, वही है CPSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कृष्णा। चलो, यहां से देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास d ऑर्बिटल जो होते हैं, अब मन से सब लोग देखेंगे यहां 1 2 3 4 5। देखो बेटा, ये 5 d ऑर्बिटल हैं। d ऑर्बिटल कितने हैं, 5। पांचों के नाम क्या होते हैं थोड़ा सा देखो। पहला वाला जो होता है, इसको हम DXY बोलते हैं, DYZ बोलते हैं, DXZ बोलते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं, और इसको DZ स्क्वायर बोलते हैं। ये सब ऑर्बिटलों का नाम है। याद रखना बेटा, जो D के 5 ऑर्बिटल होते हैं उनका ये नाम है। पहले का DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। CFT का फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड थियरी है बेटा। चलो अब देखो, ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी होती है, और इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है। क्यों होती है अभी हम बता रहे हैं। इनको T2G कहा जाता है और इसको EG कहा जाता है। ये थोड़ा सा तैयार रखेंगे। अब देखो बेटा, DXY, DYZ, DXZ, इनकी एनर्जी एक जैसी होगी और इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी। इन तीनों को T2G और इन दोनों को EG बोला जाता है। अब ये सब हैं क्या, T2G, EG, थोड़ा आप समझ लेते हैं। और एनर्जी में फर्क क्यों आया? देखो बेटा, फर्क आता है जब इस पे हम इसको सनलाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो क्या होता है। अब पहले तो इनका शेप जब आप समझ जाओगे ना, तो एक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास पहले हम DXY का बना रहे हैं, हमारे पास एक X एक्सिस है, और देखो बेटा एक क्या है, ये Y एक्सिस है। ठीक है। तो जो DXY होगा, इसका शेप कुछ इस टाइप से बनता है बेटा, XY का मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में बनता है। DYJ का शेप कैसा बनेगा, ये Y हो गया, ये J हो गया, यानी Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में बनेगा। DZX का शेप X हो गया, ये Z हो गया,
यानी इन तीनों का शेप यही बनेगा एक जैसे बन रहा है। लेकिन बेटा इसका शेप थोड़ा देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसका शेप कुछ इस तरह बनता है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, ये है 0। इसका शेप कुछ इस टाइप से बनता है। देखो फर्क दिख रहा है दोनों शेप में। देखो एक्स वाई है, वाई जेड जेड एक्स, तो ये इनके प्लेन में बनते हैं, एक्स वाई के बीच बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है तो इसका शेप कहां बन रहा है, एक्सिस पर बन रहा है। अब समझ में आया। इसी तरह डी जेड स्क्वायर जो है, तो जेड स्क्वायर का शेप कुछ इस तरह से बनता है। देखो ये डी जेड स्क्वायर का शेप है बेटा। ये फर्क यही है ना कि ये जो दोनों है ना एक्सिस पे ही डायरेक्ट बन रहे हैं और ये एक्सिस के बीच बन रहे हैं। इसी वजह से इनकी एनर्जी एक जैसी होगी, जो एक्सिस के बीच बन रहे हैं और जो एक्सिस पे बन रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है। क्लियर हो गया पहले। अगर ये पकड़ में आया ना तो अभी जब स्प्लिटिंग करेंगे तो इजीली आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो, तो इन तीनों की एनर्जी एक जैसी, इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, एक जैसी हुई। अब पहले अब यहां से हम ये समझेंगे कि जब तक हम, देखो जब तक हम सनलाइट वगैरह नहीं डाले हैं, ठीक है, तो हुआ क्या, देखो बेटा स्टार्टिंग में क्या होता है, ध्यान से समझना, ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब समझो, इनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोला जाता है। डी जनरेटेड का मतलब ये होता है बेटा सबकी, हाँ कृष्णा डी डी बी पाठम। चलो पहले तो समझो, डी जनरेटेड का मतलब ये होता है कि सबकी एनर्जी क्या है, एक जैसी है, किसी की एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। कब, जब हम सूर्य का प्रकाश वगैरह नहीं डाले हैं तब। लेकिन जैसे ही इस पे सूर्य का प्रकाश आप डाल दोगे, इसको एनर्जी आप प्रोवाइड कर दोगे, एनर्जी जैसे ही आप देंगे, तो होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल, इनको आप ऑर्बिटल को देख रहे हो, हम थोड़ा सा यहां बना देते हैं कि ऊपर और बना सके। देखो पहले ये डी जनरेटेड है, डी जनरेटेड का मतलब होता है बेटा सबकी एनर्जी एक जैसी, सब एक जैसे हैं। अब सूर्य का प्रकाश डालोगे, ठीक है, बस 2 मिनट और सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो अब इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है। देखो अब एनर्जी इनकी क्या हो गई, हाई हो गई, कुछ इस टाइप से। ये मेन है बेटा, 1 2 3 4 5। अब देखो इससे कुछ एनर्जी ज्यादा हुई, इसके बाद क्या होगा कि इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ये होगा, अब समझो इन तीनों की एनर्जी एक जैसी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, T2G बोल रहे थे, इन दोनों को क्या बोल रहे थे, EG बोल रहे थे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में 1 2 3 इन T2G, इनकी एनर्जी एक जैसी, और ये है EG। देखो हम जब कंपैरिजन करते हैं बेटा, यहां सबकी एनर्जी एक जैसी है, इसको बैरी पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट से EG की, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम। मतलब इन तीनों की एनर्जी इनसे क्या होगी, कम होगी। इसी को ये दिखाया गया है। और इनके बीच जो गैपिंग है, इसी को डेल्टा। अब डेल्टा O, जैसे जब आप ऑक्टाहेड्रल की बात करोगे तो ये डेल्टा O से दिखाया जाता है। स्क्वायर प्लेनर मतलब चतुष्फलकी वगैरह सबके लिए ये है, तो ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करते हैं डेल्टा O से दिखाते हैं। इसी को कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ना, CPSE कोई क्वेश्चन किया था, यही CPSE है।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, जो इनके बीच गैप है, और ये जो गैप होती है बेटा वो 10 dq होती है। क्या होती है? 10 dq। याद रखिएगा ये सब। यहां से क्या होगा, इन तीनों की एनर्जी जो होगी, देखिए यहां से ये ऊपर है +4 और ये -6, ठीक है, 6 dq + 4 dq, यानी टोटल कितना गैप? 10 का। अच्छा ये समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको आप दूसरे दिन समझना। यही आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। होता क्या है देखो ये एनर्जी में फर्क जो होता है ना, जब आप स्ट्रक्चर जानोगे ना तो स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लियर चलिए टाइम हो गया, ठीक है बेटा, टाइम हो गया तो हम बंद करते हैं। बाकी शेष आप लोग पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और पीडीएफ में वो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही उसी की जरूरत पड़ने वाली है। और जो VBT आपको पढ़ाया, तो VBT में कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछे, बस आप लोगों को प्रबल क्षेत्र दुर्बल अगर जानेंगे तो आप कर देंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हम ऐसा पैटर्न बताए थे ना। हाँ सर मैंने देखा था वो वीडियो। तो क्या है ना कि जैसे उसपे क्या है ना कि जो क्वेश्चनवा पूछता है, हाँ चाहे वो संकरण पूछता है हाँ या चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कलर पूर्ण या फिर कलर उसका में स्ट्रक्चर पूछ लेता स्ट्रक्चर ज्यामिति, तो क्या है ना कि अगर एक दो क्वेश्चन पे बढ़िया से टेक्निकल वो समझा दिया जाए ना, हाँ तो कर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वही चार्ट हम बनाए थे। हाँ देखा। अब उसमें करना क्या था, बस केवल अब आईपैक नेम अपना 5-7 आईपैक नेम ढूंढे और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। क्या उससे कोई एक्स्ट्रा था क्या? ये सब क्वेश्चन था सर, आपने सेंड किए थे क्या? इसमें नहीं, क्वेश्चन मिला नहीं था। चलिए ठीक है, कल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा। थोड़ा सा देख ले तो क्वेश्चन हो, वैसे हमें लग रहा है